नमस्कार, मेरा नाम है विकी और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल कहानी क्राइम सीन में और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देश के सबसे बड़े जालसाज की कहानी जिसने ताजमहल, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक बेच दिया था, जिसे हम ठग ऑफ हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। क्राइम, अपराध, जुर्म यह एक इंसानी फितरत है, लेकिन क्राइम के किस्सों में कुछ ऐसे भी किरदार हैं जिनके जुर्म की कहानियों को सुनकर इनमें से कुछ भी नहीं लगता, बल्कि सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है। ऐसा ही किस्सा नटवरलाल का है, जिसकी जुर्म की दुनिया में बड़ी इज्जत है। जुर्म से नाता रखने वाले ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा किरदार होगा जिसके नाम और काम के चर्चे हदों को लांघते हुए सरहदों के पार निकल गए और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में उसके कारनामों की कहानियां लिखी गईं। एक किस्से से उसके कारनामों की कहानी शुरू करना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि उससे उसके तेज दिमाग और हाजिर जवाबी का भी अंदाजा हमें मिल जाएगा। यह किस्सा कानपुर की एक अदालत की है और बात 80 के दशक की। जिस नटवरलाल के किस्से हम सब आंख नाक कान खोलकर सुनते हैं, वह उन दिनों कानपुर के जेल में बंद था और तारीख पर अदालत में पेश किया गया था। उसकी कारनामों की लंबी फेहरिस्त देखने के बाद जब जज साहब ने उससे पूछा, क्यों करते हो ये सब? क्या तुम्हें अच्छा लगता है मुजरिम बनना? नटवरलाल उस वक्त जज साहब की बात को सुनकर मुस्कुराया और बड़ी ही सीलनता से तमीज भरे लहजों में जज से कहा, माय लॉर्ड, क्या आपके पास 1 रुपए का नोट है? अगर है तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? अगर ऐतराज ना हो तो, और इसमें किसी तरह की कोई कानूनी अर्चना ना आ रही हो तो। जज ने नटवरलाल की बात सुनी और अपने पर्स में से 1 रुपए का नोट निकालकर उसे थमा दिया। नटवरलाल ने वह नोट अपने हाथ में लिया और फिर उसे जेब में रख लिया और नोट को जेब में रखते ही जज से कहा, हुजूर, बस मैं यही करता हूँ। मैं किसी से उसकी सुविधा के मुताबिक कुछ मांगता हूँ और वह अपनी सुविधा के हिसाब से मांगी हुई चीज हमें पकड़ा देता है और मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। बस इतने के लिए ही मुझे लोग मुजरिम कह देते हैं। नटवरलाल का यह जवाब सुनकर न सिर्फ जज साहब मुस्कुराए, बल्कि अदालत में मौजूद हर शख्स हंस पड़ा। हालांकि जज ने उसको रिहा तो नहीं किया, लेकिन उसकी सजा में कठोरता को जरूर कम कर दिया और अपने फैसले में यह लिखना नहीं भूले कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें हम नटवरलाल के नाम से जानते हैं, वाकई बेहद तेज दिमाग और हाजिर जवाब के साथ बातचीत में माहिर भी है। इसलिए ये दूसरे अपराधियों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हैं और इन्हें अलग रखना चाहिए। इस किस्से से नटवरलाल से तो आपका तारुफ हो गया दोस्तों, और जब तारुफ की बात शुरू हुई है तो चलिए आपको नटवरलाल से पूरी तरह से मिलवा देते हैं, ताकि यह अंदाजा हो जाए कि यह नटवरलाल क्यों दुनिया का सबसे खतरनाक और चालाक इंसान था और क्यों उसे यह नाम भी मिला। 1912 को बिहार के सिवान जिले में बंगरा गांव में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव पैदा हुआ था और छोटी सी ही उम्र में उसने अपने कारनामों की झलक दे दी थी। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है और कोई खिलाड़ी बन के नाम कमाता है, तो किसी की हाथ में ऐसा हुनर होता है जिसे सभी दाद देते हैं और सराहते हैं। लेकिन मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव एक हुनरमंद चोर था, ऐसा हुनरमंद कि जिसकी चोरी करता था वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की नटवरलाल बनने की शुरुआत उसके पड़ोस से ही हुई थी। हुआ यह था कि जब वह छोटा था तो पढ़ने में काफी तेज था और एक बार मिथिलेश के पड़ोसी ने उससे बैंक से पैसे
भुना कर लाने को कहा। उनके हाथ में एक चेक दिया गया। उस चेक को देखकर मिथिलेश कुमार की आंखें चमक उठी। चेक में दस्तखत को उसने बड़ी गौर से देखा। चेक लेकर बैंक जाने से पहले मिथिलेश ने दस्तक की जमकर प्रैक्टिस की और फिर जाकर बैंक से चेक बुना लिया। लेकिन उसके बाद मिथिलेश ने अगले कुछ दिनों में करीब 10 बार बैंक से नकली दस्तखत से 1000 रुपए निकाल लिए। इसका पता जब पड़ोस को लगा तब उन्होंने बैंक में तफ्तीश की तो पता चला कि नकली दस्तखत वाले चेक से उसी मिथिलेश ने पैसे निकाले हैं। मगर यह देखकर बैंक वाले भी ताज्जुब करने लग गए कि कोई कैसे इतना हूबहू दस्तखत कर सकता है। पड़ोसी ने मिथिलेश के इस कारनामे को उसके पिता को बता दिया तो मिथिलेश की जमकर पिटाई हुई, जिससे रूठकर वह कोलकाता चले गए। कोलकाता में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं मिथिलेश ने एक कॉटन कारोबारी सेठ के यहाँ नौकरी करना पसंद किया। उसके तेज दिमाग की बदौलत कारोबारी ने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसे यह कह दिया। सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक रोज मिथिलेश ने अपनी पढ़ाई की बात आगे सेठ से कहा और कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन सेठ ने उसे पैसा देने से इनकार कर दिया। सेठ का वह इनकार मिथिलेश को काफी अखरा। उसके बाद उसने उस सेठ को रुई की गांठ की खरीद में उस वक्त के 4.5 लाख रुपए की चपत लगाई और वहां से निकल भागा। यहां से मिथिलेश कुमार जमाने के लिए नटवरलाल हो गए। कानून की पढ़ाई कर चुके मिथिलेश कुमार को कानून की बारीकियों की अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था। लिहाजा उसने कानून की उन्हीं कमजोर कड़ियों को अपना हथियार बनाया और बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े नामचीन लोगों के नाम से सैकड़ों ठगी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जुर्म की दुनिया में जब मिथिलेश कुमार उर्फ नटवरलाल नया नया ही था तो उसने रेलवे के लोको शेड से कई टन स्टील की चादरों को सौदा करना चाहा, मगर कामयाब ना हो सका। वह शायद ऐसा पहला ठग था जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लेकर ऐसी ठगी की जिसे सुनकर राजीव गांधी ने भी अपना सर पकड़ लिया था। असल में उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब उनकी कैबिनेट में नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री हुआ करते थे। नटवरलाल कन्नॉट पैलेस दिल्ली के एक मशहूर घड़ी के दुकान पर आते हैं, वह भी सफेद रंग की एम्बेसडर कार से जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, और खुद का तारुफ नारायण दत्त तिवारी के पीए के तौर पे कर दिया। वहां दुकान के मालिक से नटवरलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उस बैठक में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को एक घड़ी गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं, लिहाजा सबसे बेहतर घड़ी दिखाओ। नटवरलाल ने दुकान के सबसे बेहतरीन घड़ी को सिलेक्ट किया और करीब 93 घड़ियों का ऑर्डर दे दिया। अगले रोज घड़ियों को ले जाने के वायदे के साथ नटवरलाल उस रोज वहां से चला गया। अगले रोज फिर से 2 एम्बेसडर गाड़ियों के साथ आया और घड़ियों को लेने के साथ ही साथ वह दुकान के एक मैनेजर को अपने साथ ले गया और साउथ ब्लॉक चला गया। साउथ ब्लॉक के दफ्तर में भीतर जाकर थोड़ी देर बाद वह एक चेक लेकर लौटा जिस पर 36,000 की रकम लिखी हुई थी। अगले रोज जब घड़ी की दुकान के मालिक ने चेक को बैंक में जमा किया तो पता चला कि वह चेक फर्जी है। दुकानदार को समझते देर नहीं लगी कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। इत्तेफाक से दुकानदार ने नटवरलाल के गुस्से सुने थे। क्या अजीब इत्तेफाक है कि जिस सिवान जिले से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रिश्ता था, उसी सिवान से ही नटवरलाल ताल्लुक रखता था। एक बार नटवरलाल को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला जब वह एक दौरे पर सिवान गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात करने के साथ ही नटवरलाल ने उन्हें भी अपना हुनर दिखाया। नटवरलाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दस्तखत हूबहू करके उन्हें भी चौंका दिया था।
नटवर लाल की हिमाकत तो देखिए कि उसने भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने साफ-साफ लिखा था कि अगर भारत की सरकार उसका साथ दे तो वह देश का सारा कर्ज कर्ज उतार सकता है। हालांकि उसकी इस चिट्ठी को कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया गया था, मगर उसकी इस हिमाकत को का चर्चा आज भी लोग करते हैं। एक ये भी इत्तेफाक था कि सिवान जिले से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ट्रेन पकड़ी और सियासत के रास्ते होते हुए राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे और प्रथम पुरुष कहलाए। और उसी सिवान से नटवर लाल ने भी ट्रेन पकड़ी थी और उसने अपनी चालाकी से राष्ट्रपति भवन को बेच दिया, और वह भी उस वक्त के राष्ट्रपति के दस्तखत से। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नटवर लाल ने सिर्फ फर्जी तरीके से राष्ट्रपति भवन ही नहीं बेचा, बल्कि संसद भवन को भी बेच डाला था, और वह भी उस संसद में मौजूद तमाम सांसदों के साथ। जिस वक्त नटवर लाल ने संसद भवन का सौदा किया था, उस वक्त सदन चल रही थी और उसने सदन में मौजूदा तमाम सांसदों के साथ संसद भवन का सौदा कर दिया था। सिर्फ संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक ही नटवर लाल की धोखेधारी सीमित नहीं थी, बल्कि उसने तो दिल्ली का लाल किला को 2 बार और आगरा के ताजमहल को 3 बार बेच दिया था। यूं तो नटवर लाल ने उस वक्त देश का कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं था जिसके नाम पर उसने फरेब की रसीद ना काटी हो। यूं कहें टाटा, बिरला या धीरूभाई अंबानी जैसे लोग भी उसके शिकारों की लिस्ट में थे। असल में वह इन तमाम बड़े और नामी उद्योगपति से समाज सेवी के तौर पर मिलता और ऐसी बातें करता कि तमाम उद्योगपति उसे अपने यहाँ से पैसे लेके जाने देते। नटवर लाल यानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव पर देश के 8 राज्यों में ठगी के करीब 1000 मामले और 100 से ज्यादा साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि नटवर लाल ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 9 बार ही पुलिस की गिरफ्त में आए, लेकिन 8 बार वह जेल से भागने में कामयाब भी हो गए थे। एक बार उसने अदालत में जो कहा था उसका बयान बहुत मशहूर हुआ था। जज ने नटवर लाल से पूछा कि तुम्हें खुद पर इतना भरोसा कैसे हो जाता है कि तुम लोगों को ठग लेते हो और भाग जाते हो? क्या तुम कानून से भी बड़े हो? इस पर नटवर लाल ने जो जवाब दिया वह बहुत मशहूर हो गया था। नटवर लाल ने कहा था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा था कि मुझे लगता था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जा सकता। यह तो परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है, बाकी मैं नहीं जानता उसने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कहते हैं कि नटवर लाल को जब आखिरी बार 26 जून 1996 में दिल्ली में देखा गया था, उस वक्त उसकी उम्र करीब 84 साल की थी और उसने पुलिस वालों को चकमा देकर भागने का ये किस्सा भी कम मशहूर नहीं है। असल में हुआ यह था कि कानपुर जेल में बंद हुए नटवर लाल को 3.5 साल गुजर चुके थे और इस दौरान वह बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा था। पुलिस ने उसके पैरों का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जेल प्रशासन ने एक चिट्ठी लिखी कि उसके पैरों की इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया जाए। जेल प्रशासन ने उसकी यह बात मान ली और उसे इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया गया। इलाज के बाद वह व्हील चेयर में बैठकर ही दिल्ली के लिए कानपुर से भेजा गया। उस वक्त उसके साथ 3 पुलिस वाले थे। स्टेशन पर उसने एक पुलिस वाले से सिरदर्द की गोली लाने को कहा और पुलिस वाले उसके लिए दवा लेने स्टेशन से बाहर चला गया। तब उसने दूसरे पुलिस वालों को चाय पिलाने को कहा। दूसरा पुलिस वाला चाय लेने गया। तब उसने तीसरे पुलिस वालों को वॉशरूम जाने की इच्छा जताई। जैसे ही पुलिस वाला उसे लेकर वॉशरूम की तरफ गया तो भीड़ में नटवर लाल अचानक न जाने कहां गुम हो गया। पुलिस वालों ने पूरा स्टेशन छान मारा, लेकिन वह नहीं मिला। कहा तो यहां तक जाता है कि उसने दिल्ली स्टेशन से भागने का प्लान 3 साल पहले ही कानपुर में बना लिया था और उसका चल ना पाना असल में उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा था। कहा जाता है कि नटवर लाल 1996 में ही एक हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बारे में नटवर लाल के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया था कि रांची में ही नटवर लाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन पुलिस महकमा इस बात को आज तक मानने को तैयार नहीं है।
यह थी कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की कहानी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल की और भी कहानियों को सुन सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कहानियाँ अच्छी लगे तो ज़रूर से शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगली कहानी आने तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।